नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारा है 77th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए इस नए साल की ओर से हम कुछ नया सोचते हैं। हमारा नाम पूरे देश में बनाने के बदले हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में बनाने का कोई एक निश्चय करते हैं और लग जाते हैं इस सोसाइटी को सुधारने के लिए, इस समाज को सुधारने के लिए और खुद को इस भगीरथ काम में जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका। शुरुआत करते हैं हमारे डेली यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतत स्कीम। चलिए, आपको सतत स्कीम के बारे में पूछा है। ये सारे के सारे सेंटेंस आप सही है या गलत है। हमें क्या पूछा है यहाँ पे? हमें पूछा है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, कितने गलत हैं। तो अगर आपको सतत स्कीम का फुल फॉर्म भी पता है तो भी यह क्वेश्चन आप सही से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। द स्कीम एम्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस बायोगैस फ्रॉम वेस्ट एंड बायोमास सोर्सेज लाइक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कैटल डंग। तो यह कह रहा है कि हमें इस स्कीम का एम ऐसा है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, कैटल डंग वगैरह का, तो उन वेस्ट में से हमें कॉम्प्रेस बायोगैस निर्माण करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, The schemes encourage entrepreneurs to produce and supply compressed biogas to oil marketing companies. तो यह बात भी सही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जनरेट ही करोगे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और उसका इस्तेमाल कहीं पे नहीं करना चाहोगे, मतलब नहीं कर पाओगे, तो फिर आप जनरेट क्यों करोगे? और अगर आपने जनरेशन करना बंद कर दिया तो सामने हमारा उतना वेस्ट के जो एनर्जी है, उस रिसोर्सेज का हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस स्कीम के तहत आपको ऐसा एनकरेज किया जाता है कि भैया आप गैस बनाओ और वह गैस ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बेच दो। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग सीबीजी प्लांट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द पीएसएल नॉर्म्स, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय आरबीआई। ठीक है, मतलब अगर आपको सीबीजी प्लांट लगाना है, सीबीजी प्लांट का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट्स। तो आपको जो भी बैंक लोन देंगे तो उस लोन को पीएसएल के तहत काउंट किया जाएगा, ऐसा आरबीआई ने बताया है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। हमें पूछा है कितने इनकरेक्ट है, तो भैया एक भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। सो नॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या है सतत स्कीम? तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यह स्कीम लॉन्च किया गया था 2018 में और इसका जो मोटिव है यह आपको पता चल गया है। ठीक है, देखिए इस स्कीम का जो भी टारगेट हमने रखा है प्रोडक्शन का, वो रखा है 15 MMT, यानी कि 15 मिलियन मेट्रिक टन। कब तक हमें करना है? यह 5000 प्लांट्स के थ्रू, जो हमें कब लगाने हैं? 2023 तक लगाने थे। ठीक है, तो फिलहाल यह न्यूज़ में बना हुआ था, तो इसके ऊपर यूपीएससी एमसीक्यू पूछ सकती है। चलिए चलते हैं आगे। Which space agency recently launched the Luna 25 spacecraft? चलिए बताइए किन्होंने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को भेजा है? क्या नासा ने भेजा है, यूरोप वाले ने भेजा है, इंडिया वाले ने भेजा है, या फिर रसिया वाला ने भेजा है? मतलब क्या नासा ने भेजा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, या फिर रशियन के जो रोस्कोसमोस है उन्होंने भेजा है? तो यहाँ पे आप एक आंसर तो एलिमिनेट कर पाओगे कि भैया हमारा तो अभी क्या चल रहा है? हमारा तो अभी जा रहा है कौन सा? चंद्रयान 3। ठीक है, तो यह अभी लैंडिंग करने के आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। तो यह तो नहीं है हमारा। अगर होता तो हमें तो याद रहता। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं।
नासा के बारे में भी आपको पता नहीं होगा कि नहीं सर जी, नासा के भी जो मिशन होते हैं यह इम्पोर्टेंट होते हैं या फेमस होते हैं, तो ऐसा हमने सुना नहीं है। तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। जब भी आप ऐसे 50-50% की प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ तो आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना है, और ऐसे अटेंड करने में आपका, मान लीजिए आपने ऐसे 20 MCQ अटेंड किए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 50-50 की, यानी कि आपका 10 सही हुआ, 10 गलत हुए। 10 सही हुए तो 10 सही होने के आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 10 क्वेश्चन गलत होने के साथ ही आपके कितने मार्क्स गलत हो जाएंगे? तो 10 के 20 और 20 के 6, यानी कि करीब करीब 6.66 मार्क्स आपके क्या होंगे? माइनस होंगे। तभी भी आप 14 मार्क यहाँ पे प्लस में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी यानी कि रोस्कोसमोस ने। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है कि हमारा और रशिया का दोनों का कुछ ना कुछ जो यान है, रशिया का ये लैंडर है और इंडिया का हमारा चंद्रयान 3 है, तो यह मून को लैंड कर सकता है कब? अगस्त 23 को। ठीक है, अब यह क्या है? लूना 25। तो यह एक लैंडर है और यह कोई मूवर नहीं है, तो यहाँ से कोई मूवर जाने वाला नहीं है चंद्र की सपाटी की ओर। ठीक है, लेकिन इंडिया के जो है, इंडिया में लैंडर भी है और लैंडर के साथ साथ मूवर भी है। ठीक है, एक और चीज़ कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम अर्थ टू मून इज 5 days। मतलब कि रसिया क्या कर रहा है? रसिया कर रहा है एक स्पेस यान का प्रोजेक्ट कि यहाँ से रसिया से या इंडिया, सॉरी, अर्थ से आप चंद्र की ओर जा सकते हो, ऐसा उन्होंने एक ड्यूरेशन तय करके रखा है, जो कि कितना है? 5 days है। ठीक है, तो और एक और चीज़ कि उनके लूनर लैंडिंग बारे में हम देख ले तो उनका जो एरिया है काम करने का वह कहाँ पे होगा? वह 3 जगह पे होगा। 3 जगह में से पहला होगा नॉर्थ ऑफ बोगुस्लावस्की क्रेटर, दूसरा होगा उसका साउथ ऑफ मैंजीनियस क्रेटर, और तीसरा होगा कहाँ पे? पेंटालैंड क्रेटर। ठीक है, तो यह हालांकि बहुत डीप हो जाएगा अगर पूछ लिया यूपीएससी ने, फिर भी याद रखना ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूछ रहा है व्हाट इज MARS। अब यहाँ पे मार्स मत लगा देना कि सर जी अभी हमने चंद्र वाला क्वेश्चन किया तो अभी ये मार्स के ऊपर होगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना है मार्स अभी न्यूज़ में रहता है तो यह क्या है? क्या कोई नई डिस्कवर किया हुआ हमारा एक्सोप्लैनेट है, या फिर अनमैन्ड व्हीकल है, या फिर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, या फिर सैटेलाइट बेस्ड गैस मॉनिटरिंग सिस्टम है? बताइए क्या है इसका सही आंसर? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, और सैटेलाइट बेस्ड गैस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएन ने डिसाइड किया है सेटअप करने के बारे में, क्या? सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम दिया है मार्स, और इसका फुल फॉर्म होता है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, और यह हमें क्या बताएगा? मीथेन एमिशंस के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF अथॉरिटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, मतलब जो भी इन्वेस्टर थे उनको जागरूक करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी करवाने के लिए हम जो फंड करते हैं उसकी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, चलिए, अब कौन सी स्टैट्यूटरी होती है, कौन सी एग्जीक्यूटिव होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, अब इसका हम बहुत पहले कई बार उसका रिवीजन कर चुके हैं, तो अभी हम उसमें नहीं जाते। ठीक है, उसको सेटअप किया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो क्या यह क्वेश्चन सही है? यह सेंटेंस सही है? जी हाँ, IEPF जो है इसको मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। दूसरा,
चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी इज द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। नहीं भैया, ये चीज़ गलत है। इसका चेयरपर्सन सेक्रेटरी होते हैं, सेबी के चेयरमैन नहीं होते हैं। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस और यहाँ पे है सिर्फ 2 नंबर वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि यह क्या है। तो IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, उन्होंने दोनों ने मिल के जॉइंटली निवेशक सारथी यानी कि इन्वेस्टर गाइड या फिर इन्वेस्टर मेंटर को नई दिल्ली में क्या किया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लॉन्च किया है। तो इसीलिए आपको उसको याद रखना है। क्या निवेशक सारथी किन्होंने लॉन्च किया, उसको लॉन्च किया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि IEPFA ने। कहाँ पे लॉन्च किया, दिल्ली NCR में अमृत महोत्सव के दौरान लॉन्च किया। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और कौन से एक्ट के थ्रू, तो यह कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और एक्ट के थ्रू बनी है। तो कैसी बॉडी है, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो आप कि यह जो निवेशक सारथी है, यह जो भी आपके शेयर बाजार में, पेंशन में, इंश्योरेंस में, जहाँ पे भी कोई इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और उसको हमें क्या करवाना है, एजुकेशन देनी है कि भैया यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपको रिटर्न मिलेगा और इतना उस पर क्या लगता है, रिस्क है। ठीक है, चलिए अब कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो इसका जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, वही इस अथॉरिटी का क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जायद तलवार। चलिए तलवार निकाल दीजिए सब लोग अभी, क्योंकि हमें जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। किसके साथ, तो बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब एक साइड से हमारा इंडिया होगा और दूसरी साइड से कौन होगा, सऊदी होगा, UAE होगा, इंडोनेशिया होगा या फिर इजिप्ट होगा। बोलिए कौन है जिन दोनों के बीच में जायद तलवार एक्सरसाइज होती है। तो जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह होता है इंडिया और UAE के बीच में। ठीक है, इंडिया और UAE के बीच में दूसरी एक्सरसाइज जो होती है उसका भी नाम आपको याद रखना है। यह है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, UAE बिलाट और डेजर्ट ईगल। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए यह थे हमारे UPSC के करंट वाले सेक्शंस। अब हम चलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपको 2011 में से पूछा, 2021 में से पूछा था कि ट्रिक्लोसान यह कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज मोस्ट लाइकली प्रिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि ट्रिक्लोसन नाम का जो भी एक द्रव्य है यह हार्मफुल हो जाता है अगर उसको आप लंबे समय तक एक्सपोज करके रख सकते हो। ठीक है, तो यह क्या फूड प्रिजर्वेटिव्स में होता है, फ्रूट रिपनिंग सब्सटेंसेस में होता है, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स में होता है या फिर आपके जो भी टॉयलेटरीज होते हैं उनमें होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ट्रिक्लोसन जो होता है यह टॉयलेटरीज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपको पूछ रहा है प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से साइंस एंड टेक में से कि बिस्फेनॉल A यानी कि BPA अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब यह बनाता है एक प्रकार के प्लास्टिक में से बनता है। तो यह किस में से बनता है, क्या लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बनता है, पॉलीकार्बोनेट से बनता है, पॉलीइथाइलिन टेराफेलेट से बनता है या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। जब जो लोग ने अपने 11वीं 12वीं में साइंस लिया हुआ है या फिर जिन्होंने मतलब MSc किया हुआ है उन लोगों के लिए यह आसान हो सकता है, लेकिन मेरे और बाकी के जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कहा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें रिवीजन लगातार करना होगा।
ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, चलो। द टर्म ACE2 इज टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, चलिए ACE2, देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 2021 के यूपीएससी के प्रीलिम्स की। ठीक है, तो उसमें पूछ लिया था कि भैया ACE2 क्या है, बता दीजिए। क्या जीन्स है जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में? दूसरा, उसको यह कोई डेवलपमेंट है इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, या फिर रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के बारे में बता रहा है, या फिर कोई वायरल डिसीज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे 2021 में यह बहुत ही करंट अफेयर्स में था और यह न्यूज़ में था। तो हालांकि ये अभी भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिसेंटली ACE2 हमें देखने को मिला था, तो यह क्या था। ठीक है, हालांकि हम ऐसा नहीं कहते कि यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, लेकिन स्टेट पीसीएस में ऐसे यूपीएससी के 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आजकल बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइटनिंग। ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। चलिए आपको बताना है कि सोडियम लैम्प्स और एलईडी लैम्प्स में कौन सा डिफरेंस है। अब मैं आपको सीधा साधा एक एग्जाम्पल दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि सर जी सोडियम लैम्प्स इसको कहते हैं। देखिए आप जहाँ पे भी कभी भी नाइट में गए हो तो वहाँ पे येलो कलर की जो लाइट्स देखने को मिलती है सामान्य तौर पे, तो वो जो येलो लाइट वाली जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है यह कैसे लैंप होते हैं, सोडियम लैंप होते हैं। और जो एलईडी लैंप्स होते हैं उसकी लाइटिंग हमें कैसी मिलती है, वाइट मिलती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स, हो सकता है। दूसरा देखते हैं, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पान देन एलईडी लैंप्स। अब ये मुझे पता है कि यह तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया जो सोडियम लैंप्स होते हैं यह बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं उन्होंने अभी अप्रोच किया है एलईडी लाइट्स के ऊपर। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है करेक्ट, तो दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत, सॉरी यहाँ पे 2 आया है तो बी गलत हुआ, यहाँ पे भी बी 2 आया है तो यहाँ पे डी गलत हुआ। अब हमें या तो ए सिलेक्ट करना है या तो सी सिलेक्ट करना है। अब 3 दोनों जगह पे है तो 3 तो सही है ही है, आपको याद रखना है क्या ए सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है ये भी बिल्कुल सही बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का एक और लास्ट क्वेश्चन, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। देखिए अगर आप पानी का भरा एक पतीला लगा देते हो और उसमें आप कुछ भी डालते हो तो यह क्या हो जाएगा, यह डिजोल्व हो जाएगा। देखिए ऐसा कहा जाता है कि पानी में कोई भी चीज़ डिजोल्व हो सकती है, चाहे टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग जाए, लेकिन पानी में कोई भी चीज़ डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, तो यह डिजोल्व इसीलिए होती है, इसका रीज़न हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह डाईपोलर इन नेचर होता है, दूसरा यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तीसरा इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है, और चौथा इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सही आंसर ढूंढना था और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इट इज़ डाईपोलर इन नेचर। ठीक है, देखिए अगर आप देखते हो तो हमारा H2O जो होता है यह H2O डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे यह डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो यह कैसे जुड़ा होता है, यह नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है।
ठीक है, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो हमारा पानी होता है यह कैसा होता है, डाइपोलर इन नेचर होता है। ओके, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के करंट और स्टैटिक एमसीक्यू। आने वाले टाइम में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन आज है 15 अगस्त को थोड़ा सा आपको रिवीजन में थोड़ा पुशअप करना है, और इसी वजह से हम आने वाले टाइम में यानी कि अपकमिंग डेज में हमारे बहुत सारे वीडियो की सीरीज लाने का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन फिलहाल आज 15 अगस्त है, तो 16 अगस्त का जो हमारा वीडियो है वो नहीं आएगा, और 17 अगस्त से हम फिर से हमारा वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप को इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।